हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्यूमेन। अभी कुछ दिनों पहले GSSB ने आपके लिए वैकेंसीज डिस्क्लोज की। किसकी? सीनियर सर्वेयर की, वर्क असिस्टेंट की एंड प्लानिंग असिस्टेंट की। नाउ जब मैंने पिछला वीडियो रिलीज किया था जहां पे मैंने आपको वैकेंसीज के बारे में बताया था, तो बच्चों का कमेंट आया कि सर इसका सिलेबस क्या है, वेटेज क्या रहेगा हर सब्जेक्ट का इन एग्जाम्स में। ठीक है, कुछ एग्जाम्स तो ऐसे हैं जिनका हमें सिलेबस ही नहीं पता क्योंकि बहुत सारी ब्रांचेस को अलाउ कर दिया गया है उस पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए, तो सिलेबस क्या रहेगा पता नहीं है। और कैसे स्ट्रेटेजी सेट करें सर इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, तो आपके इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो लेके आया हूं मैं। बट एंड तक देखना वीडियो को, तुम लोग स्किप कर जाते हो वीडियो, फिर तुमको पता नहीं चलता कि क्या स्ट्रेटेजी थी उस एग्जाम को क्रैक करने की। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, जैसे इस वीडियो का टाइटल ही है हाउ टू क्रैक GSSB एग्जाम विथ दी सिंपल स्ट्रेटेजी। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटेजी दूंगा क्रैक करने के लिए GSSB के एग्जाम का। देखिए, बच्चों को बहुत डाउट होता है कि यार क्लास 3 का एग्जाम है तो क्या पूछेगा, तो सर क्या क्या इन पर्टिकुलर एग्जाम्स का सिलेबस रहेगा और क्या स्ट्रेटेजी हम लोग सेट करें इन एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, क्योंकि आपका पैटर्न भी चेंज हो गया है अब तो आइए एक एक करके देखते हैं। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द एग्जाम पैटर्न। अगर बात करें सारी वैकेंसीज के लिए, तो क्लास 3 की सारी वैकेंसीज के लिए अब कॉमन पैटर्न कर दिया गया है पार्ट ए एंड पार्ट बी का, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। नाउ अगर हम बात करते हैं पार्ट ए की, तो पार्ट ए में क्या आने वाला है, डेटा इंटरप्रिटेशन आने वाला है एंड मैथ्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आने वाला है, जो आप लोग पहले भी पढ़ते थे बट अब इसको सेपरेट कर दिया गया है। कितने मार्क्स का? ऑलमोस्ट 60 मार्क्स का सेपरेट कर दिया गया है। और एज पर द न्यू एग्जाम पैटर्न अब आपको पार्ट ए में से एटलीस्ट 40% तो स्कोर करना ही है अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो एटलीस्ट 40% कितना हो जाएगा? 60 नंबर का ऑलमोस्ट 24 मार्क्स हो जाएगा। सर पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में आपका नॉन टेक में से आएगा कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स, गुजराती एंड इंग्लिश कॉम्प्रहेंशन, लगभग 30 नंबर का आएगा। ठीक है, यहां पे कोई डाउट नहीं क्योंकि इतना सिलेबस तो ऑलमोस्ट क्लियर है आपको कि हाँ यार इतना सिलेबस हमको पता है। मेन है आपके लिए टेक्निकल सब्जेक्ट जो कि 120 मार्क्स का है, 120 मार्क्स का है। इसको देखोगे तो पार्ट बी आपका बनता है ऑलमोस्ट 150 मार्क्स का, और यहां से अगर आपको मिनिमम 40% स्कोर करना है तो लगभग 60 मार्क्स तो यहां से भी स्कोर करना पड़ेगा। यानी पार्ट ए और पार्ट बी मिला के आपको टोटल अगर आप देखते हो तो कितना हो जाता है? ऑलमोस्ट 84 मार्क्स तो आपको मिनिमम से मिनिमम स्कोर करना ही है। सर ये तो क्लियर है हमें सिलेबस। टेक्निकल सब्जेक्ट में क्या क्या आने वाला है? अब टेक्निकल सब्जेक्ट का एज सच अभी तक GSSB ने कोई भी डिटेल्ड सिलेबस आपका दिया ही नहीं है। बट अगर आप डिटेल्ड सिलेबस के लिए बैठे हुए कि जब डिटेल्ड सिलेबस आएगा तब मैं तैयारी शुरू करूंगा या मैं शुरू करूंगी, ठीक है, तब तक तो काफी लेट हो गया होगा, क्योंकि जैसे वो सिलेबस देगा 2 से 3 महीने के अंदर पेपर भी कंडक्ट करवा देगा। और आपको ही पता है कहीं से भी अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ठीक है, तो 3 महीने में किसी एग्जाम की तैयारी हो नहीं सकती, क्योंकि ये इतना छोटा भी एग्जाम नहीं है कि 3 महीने में आप तैयार करके इसको क्रैक कर लो। तो हमें बेस्ड ऑन द प्रीवियस एग्जाम्स, जो इन पर्टिकुलर एग्जाम्स का जो पिछला पेपर हुआ है, वहां से हमको सिलेबस देखना पड़ेगा, एक अप्रोक्सीमेट अंदाजा मिल जाएगा कि भैया क्या सिलेबस होने वाला है, और उसके बाद तैयारी शुरू करते हैं। मोर और लेस सिलेबस वही रहने वाला है। ठीक है, मोर और लेस सिलेबस वही रहेगा। तो आइए देखते हैं बेस्ड ऑन द प्रीवियस पेपर सर्वेयर क्लास 3 के लिए क्या सिलेबस था। देखिए नाम में छुपा हुआ है सर्वेयर की जॉब है। अब सर्वेयर की जॉब है ना, तो सर्विंग सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है। अगर आप लास्ट पेपर देखेंगे जो कि किसका हुआ था भैया, अर्बन एंड टाउन प्लानिंग का हुआ था, तो वहां पे आप देखेंगे तो 60 नंबर का पूरा सर्विंग ही पूछ दिया था। अब बच्चे यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर लास्ट पेपर में तो पूरा का पूरा 60 नंबर का सिर्फ और सिर्फ सर्विंग ही पूछ दिया, तो हम बाकी क्यों पढ़ेंगे? भैया आप एक बार एक काम करो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी उठा के देख लो पेपर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट का भी पेपर उठा के देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सर्वेयर की वैकेंसी आई थी तो उसने क्या किया था, उसने इक्वल क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे पार्ट से थोड़ा क्वेश्चन पूछा था उसने। सर्वेइंग इंपॉर्टेंट था इसलिए वेटेज थोड़ा ज्यादा दिया था, बट बाकी पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अब एग्जांपल के तौर पे तुम लोग सोचो कि तुमको सर्वेयर का एग्जाम निकालना था, तुम सिर्फ सर्वेइंग पढ़ के गए, सिर्फ सर्वेइंग। अब हुआ क्या, बाकी
अलग अलग सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिए गए। अब जब बाकी अलग अलग सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो तुमसे बनेगा ही नहीं, जब तुमसे बना ही नहीं तो फिर तुम एग्जाम को क्लियर ही नहीं कर पाओगे। इसी वजह से थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओ बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी, बट सर्वेइंग पे प्राइम फोकस रखो। किस वैकेंसी के लिए? सर्वेयर या सीनियर सर्वेयर की वैकेंसी के लिए, ठीक है। नाउ सॉलिड मैकेनिक्स को हम सोम के नाम से जानते हैं, ये यहां सिलेबस में है। फिर आप देखें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर नॉइस पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, ये सब मिला के आपका आता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर। तो उसे सेपरेटली तोड़ के लिख दिया, पर हमें पता है कि ये एक ही पार्ट है। फिर आप देख लीजिए जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसी को हम सॉइल मैकेनिक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर सर्वेइंग एंड जियोलॉजी, ये तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ही यहां पे, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर हम लोग सर्वेयर, ठीक है, वर्क असिस्टेंट या प्लानिंग असिस्टेंट की अगर हम लोग जॉब को देख रहे हैं तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है। और हमारा बैच अभी यहीं से स्टार्ट हुआ है, फ्रॉम दी ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, ठीक है। अभी फर्स्ट क्लास ही खत्म हुई है ट्रांसपोर्टेशन की, बट ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है किसी भी एग्जाम के लिए। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, मैं तो अभी सिर्फ बात कर रहा हूं आपकी क्लास 3 की। क्लास 2 में भी बहुत इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्टेशन का, गेट में भी बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। आईईएस में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। तो अगर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहां पे ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे भी ले लेगा, टनल भी ले लेगा, रेलवे भी ले लेगा, हार्बर भी ले लेगा एंड एयरपोर्ट भी ले लेगा। तो सब मिला के पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर ये सब कुछ आ जाएगा। फिर यहां आता है फ्लो ऑफ फ्लूइड, हाइड्रोलिक मशीन्स एंड हाइड्रो पावर, ये पूरा बनता है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स एफएम। इसी के अंदर इसने ओपन चैनल फ्लो, पाइप फ्लो भी ले लिया, हाइड्रोलिक मशीन, हाइड्रो पावर भी ले लिया, ये सब मिला के आपका एफएम में आ जाता है। फिर आया आपका हाइड्रोलॉजी एंड वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, इसी को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन, ठीक है। फिर आ गया आपका बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है, जिसको अपन बीएमसी बोलते हैं, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन, ठीक है। फिर आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस आ गया ऐसे, फिर आपका स्टील स्ट्रक्चर आ गया, फिर आपका आरसीसी आ गया, ठीक है। और इसके बाद ये कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये पूरा मिला के आपका बन गया सीपीएम। और वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग भी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का ही एक पार्ट है। तो ओवरऑल देखो आप तो पूरा सिलेबस ही सिविल का कवर कर दिया गया है सर्वेयर की जॉब के अंदर, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अगर आप सर्वेयर की बात करते हैं क्लास 3 की, तो पूरा एंटायर सिलेबस कवर किया गया है। आपको भी ये कवर करना ही पड़ेगा, ठीक है। बट कितना कवर करना है वो हम आगे देखेंगे जब मैं आपको वेटेज बताऊंगा, तो क्योंकि सब्जेक्ट्स बहुत हैं, ठीक है, पढ़ना सब है, पर ज्यादा किसको पढ़ना है वो डिपेंड करेगा वेटेज के हिसाब से। अगला जो सिलेबस है वो है वर्क असिस्टेंट का। काफी बच्चे इसका फॉर्म भी भरने वाले होंगे या भर दिया होगा आप लोगों ने। वर्क असिस्टेंट का सिलेबस यहां जो दिख रहा है ना, इसमें ये वर्ड एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर जाएगा, क्योंकि जो बचा कुछ है वो इसके अंदर आ जाता है। आप देखिए सॉइल मैकेनिक्स, अगेन आपका जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, फिर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पूरा ले लिया, इरिगेशन पूरा ले लिया, टॉस मतलब स्ट्रक्चरल एनालिसिस पूरा ले लिया, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है भैया, आपका स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पोर्शन यहां आ गया। फिर आपका आरसीसी डिजाइन आ गया, ठीक है, फिर स्टील स्ट्रक्चर आ गया, बिल्डिंग मटेरियल आ गया, हाइड्रोलिक मतलब एफएम आ गया। अगेन सर्वेइंग यहां पे भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, जिसको हम लोग क्यूएससी भी बोलते हैं, वो भी आ गया यहाँ पे। कंक्रीट टेक्नोलॉजी, अगर बिल्डिंग मटेरियल नहीं दिखा ऊपर तो आपको यहाँ पे कंक्रीट टेक्नोलॉजी के फॉर्म में दे दिया उसने। बट ऑलमोस्ट पूरा सब्जेक्ट इसने भी कवर किया है। देखो ये तो एक्सपेक्टेड सिलेबस है बेस्ड ऑन द प्रीवियस जो हमें सिलेबस बताया था GSSB ने, उसके हिसाब से है ये, ठीक है। एक्यूरेट नहीं है बिल्कुल कि भैया आप एग्जैक्टली ये मान लेंगे सिलेबस आ चुका है, नहीं, सिलेबस तो दिया ही नहीं है अभी तक, पर कहीं से तो प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी ना। वो कहां से स्टार्ट करेंगे? सिलेबस तो यही होने वाला है, मोर और लेस सिलेबस तो यही होगा आपका, तो आपको प्रिपरेशन तो स्टार्ट करनी ही पड़ेगी ना बेटा। आप कब तक रुके रहोगे? आपका एग्जाम का वैकेंसी आ चुका है, फॉर्म भर चुके हैं, अब आप प्रिपरेशन कब स्टार्ट करोगे? जब आपके एग्जाम का सिलेबस आ जाएगा तब तक तो आपका टाइम ही खत्म हो चुका होगा। इसीलिए प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, सिलेबस के लिए मत रुकिए, मोर और लेस यही रहेगा सिलेबस आपका, ठीक है। अगला प्लानिंग असिस्टेंट क्लास 3 का, यहां बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड है कि सर सिलेबस क्या होने वाला है। देखो सिलेबस में स्ट्रक्चर एनालिसिस तो रहने वाला है, ऐसे स्टील रहेगा ही रहेगा आपका, ठीक है, आरसीसी रहेगा ही रहेगा, ये तो रहना ही रहना है, सीपीएम एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग इसी के अंदर आ जाएगा, सर्वेइंग अगेन यहां पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ट्रांसपोर्टेशन में सब कुछ आ जाएगा, हाईवे हो जाएगा, टनलिंग हो जाएगा, ब्रिजेस हो जाएगा, सब कुछ आ जाएगा इसके अंदर, एंड बीएमसी बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। नाउ
शो इतना किया गया पर कुछ पोर्शन ये बचे हुए सब्जेक्ट्स में से भी पूछ लेता है, तो इसीलिए यहां पे एक और वर्ड होना चाहिए ईटीसी, जो भी आपका बचा कुछ है वो मिसलेनियस में चला जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस छोटा दिख रहा है पर छोटा नहीं है, ऑलमोस्ट पूरा कवर करता है ये भी। ठीक है, नाउ अब बात आती है सर ये तो हो गया सिलेबस, पढ़ना कितना है वो बताइए जरा, जो कि वेटेज के हिसाब से हमें समझ में आए कि पढ़ना कितना है और स्ट्रेटेजी क्या रहेगी इस एग्जाम को क्लियर करने की। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक जितने बच्चे भी पहुंचे होंगे वीडियो में, ठीक है, वो अब आएगा वीडियो को और अच्छे से देखेंगे। क्यों? क्योंकि अब आपके काम की चीज आने वाली है वेटेज और क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है ताकि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं हम लोग वेटेज की तरफ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पे मैंने आपके लिए 3 एग्जाम्स को शो किए हैं। ठीक है, मैंने सर्वेयर में ही सीनियर सर्वेयर और सर्वेयर दोनों को एक ही में पुट कर दिया है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए प्लानिंग असिस्टेंट और वर्क असिस्टेंट मैंने यहां पे शो किए हुए हैं। यहां पे कुछ आपको ना येलो स्पॉट से दिख रहे होंगे, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। क्यों? इनका वेटेज बहुत है इन पर्टिकुलर एग्जाम्स में। देखिएगा जरा ध्यान से, अगर मैं बात करता हूं जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की, जियोटेक की बात कर रहा हूं, सॉइल मैकेनिक्स की बात कर रहा हूं, तो वर्क असिस्टेंट के पेपर में 12% आया। मैं 12 मार्क्स नहीं बोल रहा हूं, मैं परसेंटेज बोल रहा हूं, क्योंकि मार्क्स तो अलग अलग हो सकता है। कभी पुराने पेपर्स को देखोगे तो 100 मार्क्स का पेपर आता था टेक्निकल का, 60 मार्क्स का पेपर आता था। ठीक है, और हमको उस हिसाब से जाना ही नहीं है, क्योंकि हमारा पेपर अब चेंज हो चुका है, 120 मार्क्स का हमारा टेक्निकल हो गया है। तो हमें भैया मार्क्स से कोई लेना देना नहीं है, हमें तो परसेंटेज बताओ सर, परसेंटेज से समझ में आएगा कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो सॉइल मैकेनिक्स का देखोगे वर्क असिस्टेंट के एग्जाम में तो 12% का वेटेज है भाई, बहुत होता है 12%। ठीक है, प्लानिंग असिस्टेंट में 6% का वेटेज है, अगेन बहुत ज्यादा है, और सर्वेयर के एग्जाम में 4% का है, एवरेज वेटेज है ये। जितने भी सर्वेयर के एग्जाम हुए ना उनका एवरेज वेटेज निकाल के लाया हूं यहां पे मैं। ठीक है, तो अगर आप देखते हो मोटा मोटा हिसाब किताब तो लगभग 4 से 12% के बीच में वेरी कर रहा है जियोटेक, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। देखो 3 सब्जेक्ट ना बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, जियोटेक, ट्रांसपोर्टेशन और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। और यहां पे आपके लिए जियोटेक और ट्रांसपोर्टेशन क्लास 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएंगे, क्योंकि इनका वेटेज बहुत ज्यादा है। ठीक है, आइए अगले सब्जेक्ट की बात करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसकी मैं अभी बात कर ही रहा था। वर्क असिस्टेंट में 17% का वेटेज है भाई साहब, 17% का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है 17%। आपका रिजेक्शन या सिलेक्शन डिपेंड होता है लगभग 10 से 15% के बीच में। ठीक है, जो बच्चे हर बार 4-5 मार्क्स से रह जाते हैं ना, वो मेरे पास यही पूछ के आते हैं, सर मैंने ना कोचिंग नहीं की थी, उसके बाद भी मैं 5 नंबर से रह गया, 6 नंबर से रह गया, 10 नंबर से रह गया, मैंने कोचिंग कहीं और से की थी पर मैं 10 नंबर से रह गया, 5 नंबर से रह गया, और बार बार 3-4 बार मैं 5 नंबर से रह जा रहा हूं। वो गलती क्या करते हैं, वो सब पढ़ के जाने की कोशिश करते हैं, और उस चक्कर में होता क्या है, आप सब पढ़ के जाते हो पर पेपर में सबका सब आप इंप्लीमेंट नहीं करके आ पाते हैं, मतलब सारे क्वेश्चंस को आप सही नहीं करके आ पाते, क्योंकि इतना सारा हमारे ब्रेन में याद नहीं रहता ना यार। तो हमें क्या पढ़ना है, हमें गाइडेड मिसाइल की तरह जाना है भैया, जितना रिक्वायर्ड है उस एग्जाम के लिए उतना पढ़ें, उतने में से पूरा का पूरा सही बना के आए पेपर में, ये हमारा प्राइम टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, प्लानिंग असिस्टेंट में देखेंगे तो आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का वेटेज 14% हो जाता है, अगेन बहुत ज्यादा है ये वेटेज। ठीक है, और अगर सर्वेयर में बात करते हैं 4%, क्योंकि सर्वेयर में सबसे ज्यादा वेटेज ही सर्वेइंग का रहेगा, बाकी सब तो नेग्लिजिबल के आसपास रहने वाले हैं। ठीक है, पर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि किसी साल अगर पेपर चेंज हो गया ना थोड़ा बहुत भी, तो फिर वहां पे हमें दिक्कत हो जाएगी पेपर को क्लियर करने में। ठीक है, नाउ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का वेटेज आपके सामने दिख रहा है, वर्क असिस्टेंट में 2% का है, सर्वेयर में 2% का है, थोड़ा सा प्लानिंग असिस्टेंट के लिए इसका वेटेज बढ़ जाता है 15% का। तो कोई बच्चा अगर अपने सिर्फ इस एग्जाम को टारगेट कर रहा है प्लानिंग असिस्टेंट का, तो एनवायरमेंटल ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनेगा आपके लिए। बट अगर आप वर्क असिस्टेंट और सर्वेयर के लिए ट्राई मार रहे हैं, देन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, अगर आपको जितना स्पेसिफिकेशन है आईएस कोड के उतना देख लेना, तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे बोलेंगे आईएस कोड के स्पेसिफिकेशन कहां होते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर के स्टैंडर्ड फ्रॉम द आईएस कोड ही निकलते हैं। ठीक है, तो देख लीजिएगा उसको। अब यहां पे कंबाइंडली मैंने इन 3 सब्जेक्ट्स को रखा है, स्ट्रक्चर, आरसीसी एंड स्टील। ठीक है, हाइड्रोलॉजी इरिगेशन नहीं है, वो अलग होता है। स्ट्रक्चर, आरसीसी एंड स्टील को, क्योंकि लगभग इनका कंबाइंड ही क्वेश्चन पूछा गया हुआ है हर पेपर में, और बहुत कम पूछा गया है, तो 4% का वेटेज इन तीनों का मिला के वर्क असिस्टेंट के एग्जाम में, 5% का वेटेज है इनका प्लानिंग असिस्टेंट में, और सर्वेयर में तो और कम हो गया 3% का। तो अगर आप में से किसी का स्ट्रक्चर कमजोर है तो आपको ये करने की भी जरूरत नहीं है, आप इसको छोड़ के भी चले जाओगे तो भी काम हो जाएगा। कोई बच्चा बोले नहीं मुझे थोड़ा बहुत पढ़ के जाना है, तो थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए आप आईएएस 4, 5, 6 के क्लॉसेस देख लीजिए, आईएएस 800 के क्लॉसेस देख लीजिए, उतना मोर देन इनफ है आपके लिए इस एग्जाम में। ठीक है, सर्वेइंग एंड जियोलॉजी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट
फॉर ईच एंड एवरी एग्जाम। वेटेज देखो भैया 15% है वर्क असिस्टेंट के एग्जाम में, 15%, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्लानिंग असिस्टेंट 15%, और भाई साहब सर्वेयर के एग्जाम में मैंने 78% लिखा जरूर है। एक साल तो ऐसा हुआ है पूरा का पूरा 100% सर्वेइंग ही पूछ दिया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट वेटेज बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट वेटेज बन जाता है। मैं आपको एक साल के पेपर के हिसाब से नहीं बना रहा हूं, मैं आपको 4-5 साल के पेपर को एनालाइज करके एवरेज वेटेज लेके आया हूं आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ पैटर्न क्या है एग्जाम का। तो वो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सर्विंग तो आप किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जा सकते, और सर्विंग छोड़ के जाना भी नहीं चाहिए। आसान सब्जेक्ट है, ढंग से पढ़ोगे ना तो पूरा पूरा बन भी जाएगा आपसे, पूरा पूरा बन जाएगा आपसे, ठीक है। ढंग से पढ़ने की देरी है। अब जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूं, एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन, कि अगर हम लोग जियोडेटिक सर्विंग और प्लेन सर्विंग कर रहे हैं, जियोडेटिक सर्विंग और प्लेन सर्विंग कर रहे हैं, और हमने 12 किलोमीटर की लाइन नापी है, तो जियोडेटिक सर्विंग में उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी। अब जिनको भी इस क्वेश्चन का आंसर आता है मतलब आप सही ट्रैक पे हैं, और जिनको भी आंसर नहीं आता उनको फिर से इसको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। तो छोटा सा क्वेश्चन देख, आपको आइडिया दिया है मैंने बस अभी। अगला सीपीएम और इसी के साथ एस्टिमेशन कॉस्टिंग को और जोड़ दीजिए, क्यूएससी। तो ये भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है हर एग्जाम के लिए। 17% वर्क असिस्टेंट में है इसका वेटेज, 6% का प्लानिंग असिस्टेंट में इसका वेटेज, और भाई साहब 2% का वेटेज है सर्वेयर में, ठीक है। बट वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स इंपॉर्टेंस, क्योंकि पूरा पूरा प्लानिंग एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है ना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए तीनों एग्जाम्स में, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं सिविल की, तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन तो आप छोड़ के जा ही नहीं सकते, गुनाह है इसको छोड़ के जाना। तो अब वेटेज देखो 15% का वेटेज है भाई साहब इसका वर्क असिस्टेंट के एग्जाम में, 7% का 7% का वेटेज है इसका प्लानिंग असिस्टेंट में, एंड 4% का वेटेज है इसका सर्वेयर के एग्जाम में। तो अब आप देख लीजिए क्या वेटेज है। तो अगर आपने लगभग 1, 2, 3, 4, 5 सब्जेक्ट भी कर लिए ना, तो 120 में से आपका अच्छा खासा मार्क्स आ जाएगा। मैं बोलता हूं लगभग आप 70-80 के आसपास पहुंच जाएंगे आप 120 में से, ठीक है। 5 ही सब्जेक्ट करने, सॉइल यानी जियोटेक्निकल, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग, सीपीएम एंड एस्टिमेशन कॉस्टिंग, एंड बिल्डिंग मटेरियल, ठीक है। नाउ सोम का वेटेज बिल्कुल खत्म ही है, देख लो 0% है सोम का वेटेज वर्क असिस्टेंट में, यहां पे 2% है प्लानिंग असिस्टेंट में, और यहां 1% है। मत ही करना भाई, सोम करके अगर चले गए गलती से भी ना इस एग्जाम में, तो अपना भविष्य बर्बाद करके आ जाओ। कारण है सोम से कोई क्वेश्चन पूछता ही नहीं है। जब सोम से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है तो भाई वहां से तो स्टार्ट करने का सवाल ही नहीं उठता। जब भी आपको स्टार्ट करना है तो या तो वो सर्विंग से स्टार्ट हो या तो वो ट्रांसपोर्टेशन से स्टार्ट हो, क्योंकि ये दोनों ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, ठीक है। सोम तो कोई काम का नहीं है स्टार्ट करना, इससे तो ये तो मतलब ही नहीं है, आपको मैं खुद बोल रहा हूं छोड़ के चले जाना है ये, ठीक है। अगला फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, ये भी आप छोड़ सकते हो, 0% एंड 0% वेटेज है, पढ़ना भी नहीं फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि वैसे भी एफएम और सोम खतरनाक होते हैं और आपको वैसे भी समझ में बहुत धीरे धीरे आते हैं, इसीलिए इतना दिमाग लगाने का ही नहीं है। सब पढ़ के जाएं, कुछ ना बने, इससे अच्छा लिमिटेड पढ़ के जाएं और सब बना के आएं, तो भी काम हो जाएगा आपका, तो भी आप सिलेक्ट हो जाएंगे उस पर्टिकुलर एग्जाम में, ठीक है। नाउ मिसलेनियस, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। मिसलेनियस में सब्जेक्ट्स होते हैं बहुत सारे, जैसे आपका एक इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, और भी सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। उनका वेटेज देखोगे तो यहाँ 18% है वर्क असिस्टेंट में, यहाँ 22% है प्लानिंग असिस्टेंट में, और यहाँ 0% है। तो अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए कमेंट बॉक्स में डालिए, इनका और डिटेल बता दूंगा मैं आपको कि मिसलेनियस के अंदर क्या क्या आता है वर्क असिस्टेंट एंड प्लानिंग असिस्टेंट के पर्टिकुलर एग्जाम्स में, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा कहां पे, कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करोगे तब, ओके। अभी तक बताओ मुझे, क्या ये डेटा आपके लिए काम का है? अगर काम का है तो मुझे लिख के बताओ भैया कि कितने काम का है ये आपका, ठीक है। क्योंकि ये आप लोग के ही कमेंट के बाद मैंने ये पूरा एनालिसिस किया। देखो इस एनालिसिस के लिए ना टाइम बहुत लगता है, एक एक चीज परसेंटेज वाइज निकालना, और परसेंटेज भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा वेरी करें, ठीक है। उस रेंज में होना चाहिए कि जहां पे आपका एग्जाम में पूछने वाला है। तो काफी मेहनत लगती है इसके पीछे, बट सिर्फ अपने स्टूडेंट से एक ही चीज चाहता हूं, ठीक है, जब ये वीडियो देखो तो एटलीस्ट लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब सब कर दिया करो यार चैनल को, और कमेंट तो डालो कि ये वीडियो लगा कैसा तुमको, तभी तो अगला वीडियो बनाने में मजा आएगा ना यार तुम्हारे लिए, ठीक है। आइए, अब यहां तक की कहानी थी आप लोगों के लिए जो ऑलरेडी पेपर में आ चुका है। जैसे सिलेबस आ चुका था तो वो बता दिया मैंने आपको, वेटेज मैंने पेपर को एनालाइज करके बता दिया आपको। अब मेन है सर स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए हमारी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि ये मेनली डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है और यहां पे डिग्री वाले भी कुछ पर्टिकुलर वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सर क्या हमारा
तरीका होना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो करें इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आइए देखते हैं स्ट्रेटेजी को, ठीक है। ध्यान से सुनना, आने वाले 5 से 7 मिनट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये वो 7 मिनट है जो अगर आपने ढंग से सुन लिया तो शायद आप आने वाले पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक कर लोगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो यहां पर लोग देखने जा रहे हैं कि सबसे पहला चीज क्या है आपकी पूरी स्ट्रेटेजी में, सबसे पहला चीज है थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना। क्यों थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना भैया? अगर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स ही आपको समझ में नहीं आए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के तो आपको कुछ भी नहीं बनेगा आगे का। तो अब ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में कैसे आएगा? देखो, बच्चे मुझसे पूछते हैं सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, बट शायद ऐसा हो कि एक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के तौर पर समझाता हूं आपको। एक कॉन्सेप्ट होता है जब हम लोग चेन से मेजरमेंट करते हैं तो एरर आ जाता है, क्योंकि अगर हम लोग ने गलत टेप यूज कर लिया, गलत चेन यूज कर लिया ड्यूरिंग द मेजरमेंट, चेन लंबी हो गई या शॉर्ट हो गई तो वहां पे एरर आना शुरू हो जाता है। अब इस कॉन्सेप्ट को आप पढ़ोगे तो ऑलमोस्ट 1 से 1.5 घंटा भी लगा दोगे शायद, और यही शायद अगर हम लोग पढ़ाएं आपको तो आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा आपको, और उस लेवल पे खत्म होगा कि कहीं भूल नहीं पाओगे। तो तरीके दोनों हैं, एक में आप टाइम सेव कर रहे हो, दूसरे में आप पैसा सेव कर रहे हो, ठीक है। पैसा तो यार फिर से आ जाएगा लाइफ में जब आपकी जॉब लग जाएगी तो, पर टाइम नहीं आएगा। अगर ये समय चला गया, ये वैकेंसी चले गई तो अगली बार ये वैकेंसी नहीं आएगी, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या है, आइदर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, वहां पे हम पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे आपको, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। अब जैसे ही आपने ये पढ़ लिया भैया तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब थ्योरी बुक भी चाहिए होगी इसको रेफर करने के लिए, क्योंकि जब पढ़ा दिया तो कंटेंट को कभी हमें नोट्स भी बनाने पड़ते हैं ना हमारे, तो उसके लिए थ्योरी बुक होनी चाहिए। हैंड रिटन नोट्स वगैरह काम के नहीं होते, प्रॉपर थ्योरी बुक होनी चाहिए। वो थ्योरी बुक कहां से मिलेगी? तो हम ही लोगों ने आप लोगों के लिए इतनी सारी बुक्स रेफर करके, जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स हो सकती है, वहां से हमने सिलेक्टिव कंटेंट निकाला आपके एग्जाम के लिए, और उसके लिए थ्योरी बुक बनाई है बेस्ड ऑन योर एग्जाम, क्लास 3 एग्जाम के हिसाब से पूरी बुक रेडी की है आपकी थ्योरी बुक्स, ठीक है। तो ये आपका पहला काम हो जाएगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लेना। अब जैसे ही आपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, सेकंड स्टेप पे आप मूव करते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करने के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब यहां पे भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। बच्चा बोलता है सर मैं ना वो फलाना बुक यूज करता हूं, वो ढिमकाना बुक यूज कर लेता हूं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मेरा प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। अरे तुमको क्वांटिटी से मतलब नहीं, क्वालिटी से मतलब है भाई। तुम एक चैप्टर के 1200 क्वेश्चन लगाने जाओगे तो शायद 10 दिन लग जाए, जबकि सिर्फ पीवाईक्यू अगर आपने सॉल्व कर लिया तो भी आपका काम हो जाएगा। और पीवाईक्यू 1200 नहीं होंगे, 120 के आसपास होंगे, और उस पीवाईक्यू का अगर सॉल्यूशन भी मिल गया आपको तो और मजेदार है, क्योंकि अगर आपने गलती की किसी क्वेश्चन में तो आप पकड़ सकते हो कि कहां गलती हुई है आपसे। तो अगर आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना है देन एक्यूमेन आपको प्रोवाइड कर रहा है आपके एग्जाम के हिसाब से पीवाईक्यू, ठीक है। अभी फोटो दिखा दूंगा कैसा पीवाईक्यू दिखता है हमारा, ओके। अब बात आती है सर जैसे ही पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया अब अगला स्टेप क्या? तो अगले स्टेप में आप मूव करेंगे असाइनमेंट एंड टेस्ट पे बेटा। अब यहां पे को असाइनमेंट और टेस्ट देने, मैं टेस्ट सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भी सिर्फ नॉर्मल असाइनमेंट एंड टेस्ट की बात कर रहा हूं। तो असाइनमेंट एंड टेस्ट कहां से मिलेंगे? अगेन अगर आपने रेगुलर क्लासरूम हमारा कोर्स परचेस किया है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो आपको बुक्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ में पीवाईक्यू भी मिलेगा आपको, और साथ में हम आपको हर वीक में असाइनमेंट देंगे। इस असाइनमेंट में ही आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेंगे जो आपको सॉल्व करने रहेंगे, एंड जैसी असाइनमेंट आपका ओवर हुआ आपका टेस्ट आएगा, ठीक है, और वो टेस्ट आपको देना पड़ेगा। ये रेगुलर क्लासरूम टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं अभी तक, ठीक है। अब इसके बाद क्या? इसके बाद आपका टेस्ट सीरीज, फाइनली टेस्ट सीरीज जो आपके एग्जाम के हिसाब से पूरा बनाया गया है, ठीक है। मॉक टेस्ट रहेंगे इसके अंदर, वो आपको अब सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे आखिरी में आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे, सबसे आखिरी में, और ये कौन बताएगा आपको? ये आपका मेंटोर बताएगा कि आपको कब लगाना है। कई जगहों पर क्या होता है टेस्ट सीरीज सिर्फ दे दी जाती है बच्चे को कि भैया ये टेस्ट सीरीज आप लगा लेना अपने हिसाब से, ठीक। कोई अप्रोच नहीं बताया जाता, कोई मार्क्स नहीं बताया जाता, कोई एक्सपेक्टेड स्कोर नहीं बताया जाता टेस्ट का, ठीक है। यहां पे हम लोग जब आपको टेस्ट सीरीज देंगे तो हम ही बताएंगे कब कौन सा टेस्ट देना है और उस टेस्ट में मिनिमम स्कोर कितना लेके आना है आपको, ताकि आपकी प्रिपरेशन राइट ट्रैक पे है या नहीं है वो आपको पता चलते जाए, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज पूरा आपको एक्यूमेन ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है क्लास 3 के एग्जाम को क्लियर करने की। क्या क्या? सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, जैसे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हो गए फिर आप पीवाईक्यू सॉल्व कर लीजिए, जैसे पीवाईक्यू सॉल्व हो गए असाइनमेंट एंड टेस्ट दीजिए, और असाइनमेंट एंड टेस्ट देने के बाद फाइनली आप टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करिए। जब ये पूरा कर लोगे आप देन यू विल बी एबल टू क्रैक दीज एग्जाम जो आपके आने वाले हैं, ठीक है। आप उसको आराम से क्रैक कर लेंगे। नाउ
अब यहां तक मैंने आपको यह बता दिया कि भैया क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है आपके एग्जाम को क्लियर करने की। अब बात आती है सर जीपीएससी का पीवाईक्यू दिखता कैसा है, तो ये है आपके जीपीएससी का पीवाईक्यू, ठीक है। जी ट्रिपल एसबी के क्वेश्चन इसके अंदर हैं, ठीक है। आपके जितने सर्वेयर के एग्जाम हुए थे उसके क्वेश्चन इसी के अंदर हैं, ठीक है। अब वो चाहे आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हो, चाहे अर्बन एंड टाउन प्लानिंग का हो, सारे क्वेश्चन इसी के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। ये भी आपको एक्यूमेन की तरफ से ही मिलेगा। नाउ दीज आर दी थ्योरी बुक्स जो आपके सामने दिख रही हैं, ये सारी की सारी थ्योरी बुक्स हैं हर सब्जेक्ट की। जब आप कोर्स परचेस करते हैं तो ये पूरा पूरा बुक का सेट भी आपको दिया जाता है हमारी तरफ से। हम लोग हैंड रिटन नोट्स हम डालते ही डालते हैं अपने ऐप में, हैंड रिटन नोट्स तो हमारे हैं ही, ठीक है। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे हैं ही, साथ में हम आपको रिकॉर्डेड वीडियोस दे रहे हैं, लाइव लेक्चर दे रहे हैं, थ्योरी बुक दे रहे हैं सारी की सारी, ठीक है। आपको पीवाईक्यू दिया जा रहा है, आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही है, आपको एक रेगुलर मेंटोर दिया जा रहा है। और इसके अलावा यार पढ़ने का जो तरीका होता है ना वो बहुत अच्छा है हमारे यहाँ। जब आप हमें ज्वाइन करते हैं, मैक्सिमम बच्चे हमें जानते हैं जिन्होंने ज्वाइन करके रखा है, जब हमें ज्वाइन करते हैं तो आपको पता है कि पढ़ाने का तरीका कितना अच्छा है। बिल्कुल बेसिक से उठाते हैं और वहां से उठा के आपको एकदम उस लेवल तक पहुंचा देते हैं जहां पे आप खुद एबल होते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहां पे सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगा, बहुत डिले मत करो अपनी प्रिपरेशन के लिए। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि यार क्या सिलेबस आने वाला है, कैसा सिलेबस रहेगा। देखो सिलेबस आएगा तय है, पक्का है, और लगभग 80-90% यही सिलेबस होने वाला है जो मैंने आपको शो किया। बट क्या हम उस समय तक वेट करें? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि उतना टाइम ही नहीं बचा ना बेटा। अगर आप सिलेबस का वेट करेंगे, जब सिलेबस आएगा तो उसके 2 से 3 महीने का समय रहेगा। और आप सब्जेक्ट्स तो देखिए, आपके 7-7, 8-8 सब्जेक्ट तो आपको टेक्निकल में पढ़ने हैं बेटा, और नॉन टेक में भी सेम के सेम 5 से 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको। तो आप देखिए पूरा क्लब करके 12-13 सब्जेक्ट का एक ग्रुप बन रहा है। अगर आप 3 महीने में इन 12 सब्जेक्ट कवर करना चाहते हैं तो 1 महीने में 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज है, ठीक है। कि आप 1 महीने में 4 सब्जेक्ट तो नहीं खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑन दिस पॉजिटिव नोट आपको सिर्फ एक ही सलाह देता हूं, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बहुत ही गोल्डन टाइम है ये, क्योंकि इतनी वैकेंसीज क्लास 3 के लिए इससे पहले बहुत रेयरली कभी ना कभी आई हैं। बट ये नहीं बोलूंगा कि आई नहीं है, पर बहुत रेयरली आई हैं इतनी वैकेंसीज, ठीक है। ये एक राइट टाइम है, वैकेंसीज आ चुकी हैं, प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। हमारे बैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं। कहां से? ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से स्टार्ट हुआ है, सिर्फ एक लेक्चर हुआ है, और सैटरडे से आपका नॉन टेक भी स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो भाई लेट मत करो, जिनको भी ज्वाइन करना है नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, कॉल करिए, सीधा बैच में एनरोल करिए। अगर आपको नीचे जो नंबर दिख रहे हैं उस पे कॉल करने में कोई दिक्कत है, देन गूगल फॉर्म भी प्रोवाइड किया गया है, जाइए गूगल फॉर्म फिल करिए, मेरी टीम कॉल करेगी और सीधा बैच से स्टार्ट करते हैं। यार देखो मैंने आपका बैच ना स्टार्ट कर दिया है पढ़ाना, और मैं चाहता हूं मैक्सिमम बच्चा मेरे पास आए इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग को, सर्वेइंग को। और सर्वेइंग लिटरली आपको बता रहा हूं, बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगा, पर जब पढ़ाऊंगा ना आपको, आप सर्वेइंग को फील करोगे। अगर आपने अपने कॉलेज में एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए ना कोविड के चक्कर में, आप यहां पे पूरे एक्सपेरिमेंट सीख जाओगे, ठीक है। ऑन दिस पॉजिटिव नोट खत्म करते हैं इस वीडियो को। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल बटन को हिट कर दो भैया फटाफट से, और कमेंट करो अगला वीडियो किस पे चाहिए, और अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।